नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ के बारे में है। मेंटल हेल्थ को हमारी सरकार किस तरीके से देखती है, विदेशों में और वैश्विक स्तर पर इसकी क्या स्थिति है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस आर्टिकल में जानेंगे। उसके बाद में आज का जो दूसरा आर्टिकल है ये उस हमारी जनसंख्या के बारे में है, उस हमारे वर्ग के बारे में है, उन बच्चों के बारे में है जिनके माता पिता कोविड-19 के चलते हुए उनका देहांत हो गया है और ये अनाथ हो गए हैं। तो इन्हीं के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। साथ ही साथ हमारे देश में क्या कानून है गोद लेने का और उसमें क्या दिक्कतें देखने को मिलती है वो भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। ये इस हैंडल्स की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते। वह यह है कि बुद्धा देव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये केस निम्न में से किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन ए है राइट ऑफ सेक्स वर्कर्स, जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके राइट से संबंधित। ऑप्शन बी है कस्टोडियल डेथ से संबंध में है। ऑप्शन सी है क्या ये निजता के अधिकार से संबंधित है। ये ऑप्शन डी ये राइट टू इंटरनेट मतलब इंटरनेट के अधिकार से संबंधित है। तो चलिए आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो मानव विकास के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए स्वास्थ्य, जो हमारी जो मेंटल हेल्थ है, जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य है, ये कितना ज़रूरी है और सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जा चुका है और उठाया जा सकता है जिसके द्वारा हम मेंटल हेल्थ को, मानसिक स्वास्थ्य को उसमें और सुधार ला सकते हैं। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए आज का जो पहला आर्टिकल है मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य जो है उससे जुड़ी हुई स्ट्रेटजी क्या है हमारे देश में और वैश्विक लेवल पे, हम वो जानेंगे। तो समाचार में ये इतना महत्वपूर्ण इसीलिए हो गया क्योंकि पेंडेमिक पिछले 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया अब ये चल रहा है। इसके चलते बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स जो है हमें लोगों में देखने को मिल रहे हैं, खासकर भारत में। और भारत की अगर बात करें तो भारत में जो सुसाइड का रेट है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और कहा जाता है कि जो सुसाइड का रेट है, ये सुसाइड का पूरा एक जो चीज़ है इसके पीछे कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर WHO की माने तो 10 से 25 वर्ष के आयु का यहाँ पे रिडक्शन हो सकता है। आपका जो एक औसत आयु होती है उसमें 10 से 25 वर्षों का फर्क पड़ सकता है, 10 से 25 वर्ष कम हो सकती है मेंटल डिसऑर्डर्स के चलते। तो नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ये वह नीति है, वह पॉलिसी है जो 2014 में गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी पहले से ही लाई जा चुकी है। उसके अलावा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी हमारे देश में है जो 2017 में सरकार ने अमेंडमेंट करके एक नया अपने आप में कानून लाया है। नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी NMHP के अलावा नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम और आयुष्मान भारत, ये और कुछ ऐसे कंपोनेंट है और कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो कुछ आंकड़े हम देख लेते हैं। अगर मेंटल हेल्थ स्पेंडिंग देखें, अगर मेंटल हेल्थ पे कितना व्यय किया जाता है वो देखें तो ये वर्ल्ड में एक औसत लेवल पे 2% के आसपास सरकारों द्वारा खर्च किया जाता है। लेकिन वही अगर हम भारत की स्थिति जानें तो भारत में ये स्थिति इस प्रकार पता चलती है कि 1 लाख की जनसंख्या के ऊपर 0.01 मेडिकल हॉस्पिटल्स है। तो अपने आप में ये आंकड़ा जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। इससे ये पता चलता है कि भारत का इस समस्या की ओर ध्यान इतना नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि इतने ज़्यादा हमको मेंटल हेल्थ की इशू भारत में इसलिए देखने को मिलते हैं, सुसाइड रेट ज़्यादा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि इस और इतना अटेंशन नहीं दिया जाता है। वही अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें जिन्हें इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज कहा गया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई फैसिलिटी है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है हो या एक्सपेंडिचर हो, व्यय हो, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज।
उसके अलावा मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो अभी हमने जान लिया कि मेंटल हेल्थ जो है, मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या होता है मेंटल इलनेस? मेंटल इलनेस में एंजाइटी डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ये कुछ समस्या होती है जो कि मेंटल इलनेस की डेफिनेशन में हम जिसे इंक्लूड कर सकते हैं। और साइकाइट्रिक डिसऑर्डर के ही चलते सुसाइड एक कारण बनता है। तो सुसाइड के पीछे जो बहुत बड़ा कारण माना जाए तो साइकोट्रिक डिसऑर्डर रहता है। उसके अलावा अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर जैसे डेवलपिंग कंट्री भारत जैसे देश जो होगा, ये देश जो है जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी अपने आप में, ये लोग मेंटल हेल्थ की तरफ इतना ध्यान नहीं देते एज कम्पेयर टू कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो है, इसे वो बहुत मेजर मानते हैं और इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मेंटल हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं होता है। जो फिजिकल फॉर्म में जो हमको डिजीज दिखती है उस पर ज़्यादा ध्यान देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम सिचुएशन को देखें तो हमारे देश में ही अगर हम साउथ और नॉर्थ स्टेट को कंपेयर करें तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि सदर्न स्टेट्स एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया है। तो सदर्न स्टेट्स में अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है। इसके चलते यहाँ पे ओवरऑल जो एक सिचुएशन है, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अच्छी है साउथ के राज्यों में। उसके अलावा क्या मेजर्स है वो बताए गए हैं। सबसे पहले मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर हमको ज़रूरत है कि नंबर ऑफ पर्सनल हम बढ़ाए, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो मेंटल हेल्थ से डील करते हैं उनकी संख्या हम बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि यहाँ पर हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को बड़े ही एक खराब नज़रों से देखा जाता है, मतलब एक पागलपन के रूप में देखा जाता है, जो कि अपने आप में बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सामाजिक लेवल पे भी और अगर हम साइंटिफिक लेवल पे देखें तो भी। तो यहाँ पर जो एक भेदभावपूर्ण रवैया है हमारे समाज का, उसमें बदलने की आवश्यकता है। और ख़ासकर जैसे हम मॉडर्न जो सिटीज़ है जहाँ पे अर्बनाइजेशन हो चुका है वहाँ पर तो लोगों में अवेयरनेस है, लेकिन रूरल एरिया में मोस्ट ऑफ द इंडिया की पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है। तो यहाँ पे भी काउंसलिंग फैसिलिटीज़ हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके अलावा टेलीमेडिसिन और टेलीफोन से ट्रीटमेंट, क्योंकि ये तो ऐसी एक आपका इशू है, ऐसी मेंटल हेल्थ की बात करें तो इसे आप रिमोटली भी देख सकते हैं। आप किसी डॉक्टर से ऐप्स के माध्यम से भी यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखें तो कोविन साइट पे आप जाते होंगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए अगर आपको कोई इशू है तो उसके लिए एक फ्री हेल्पलाइन भी यहाँ पर जारी करी है। तो सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम ये उठाया गया है। उसके अलावा बताया गया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इस चीज़ को शामिल करने की आवश्यकता है कि मेंटल हेल्थ अपने आप में कितना महत्व रखती है, जिससे हमारे समाज में जागरूकता फैलेंगी। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं। ये बात करता है कोविड-19 के दौर में चिल्ड्रंस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, खासकर वो चिल्ड्रन जिन्होंने अपने किसी एक पेरेंट या दोनों माता पिता को खो दिया है कोविड-19 के चलते। तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाया है कि 30 मिलियन जो बच्चे हैं ये या तो अनाथ हो गए हैं या इन्हें छोड़ दिया गया है हमारी कंट्री में, टोटल मिला के अगर हम देखा जाए। और कोविड-19 से ये आंकड़ा अपने आप में और बढ़ गया है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि शेल्टर होम्स में जो ऑर्फन बच्चे रहते हैं, जो अनाथ बच्चे रहते हैं, उन्हें शेल्टर होम में डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनके कोई रिलेटिव है या उनका जो कोई फैमिली फ्रेंड है, ये अगर इन्हें चाहे भी गोद लेना चाहे भी, लेकिन यहाँ पर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर लो इनकम हाउस होल्ड को हमारे अगर कानून के हिसाब से देखें तो लो इनकम जो है एक ये बहुत बड़ा रोड़ा बढ़ पाता है, जिनके कारण इन्हें जो रिलेटिव्स हैं या इनके फैमिली फ्रेंड्स हैं वो इन्हें अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्षति हमें देखने को मिलती है ये उन बच्चों को है जो कि लोअर इनकम हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा अगर फॉस्टर केयर की बात करें तो यहाँ पर फॉस्टर केयर का जो सिस्टम है अपने आप में भारत में इतनी अच्छी तरीके से नहीं है। तो फॉस्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पर पेरेंट्स लीगली अडॉप्ट करते हैं बच्चों को और उनकी पूरी अपब्रिंगिंग है उसके संभालते हैं, मतलब उनकी शिक्षा का खर्च हुआ और जो दूसरे व्यय हुए उसे वो खुद ही वहन करते हैं। उसके अलावा प्रोसेस लेकिन फॉस्टर केयर की जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एक जो बेसिक मैंने बताया है रोड़ा बना हुआ है वो है इनकम थ्रेशोल्ड।
कम इनकम रहने के कारण इन्हें इनके रिलेटिव्स और या इनके पेरेंट्स के जो फ्रेंड्स हैं वो इन्हें अडॉप्ट नहीं कर सकते। अपने आप में अगर हम इथिकली देखें तो राइटर बता रहे हैं ये बहुत ही गलत है, साथ ही लीगली रिवॉल्टिंग भी इसे बताया गया है। उसके अलावा ये भी बात है कि अगर हम शेल्टर होम्स की स्थिति हमारे भारत में देखें तो वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खराब है। पिछले कुछ समय में अगर आप देखो तो जिस तरीके से हमें मुजफ्फरनगर का आपको इंसिडेंट याद होगा, पिछले वर्ष वो हुआ था टिस जो कि एक इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा यहाँ पर जब सोशल ऑडिट करवाया गया था तो शेल्टर होम की स्थिति सामने आई थी, बच्चों का यौन शोषण तक देखने को मिला था। तो यहाँ पर एडॉप्शन के लिए 2 फोल्ड चैलेंज की बात की गई है। जो एडॉप्शन की अपने आप में प्रोसेस है ये काफ़ी लंबी है और जटिल है। उसके अलावा अगर हम टोटल एडॉप्शन देखें तो CARA ये वो एजेंसी है जो एडॉप्शन की पूरी व्यवस्था है वो देखती है। तो इनके अनुसार हर वर्ष केवल 3,000 से 4,000 बच्चों को ही एडॉप्ट किया जाता है। मतलब इतने बड़े देश में ये बड़ी ताजुब का विषय है कि केवल 3,000 से 4,000 बच्चों को ही एडॉप्ट किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक रिलेक्टेंस देखने को मिलती है फैमिलीज़ में, क्योंकि एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट रहता है। उसके साथ में यहाँ पर इन्फोर्सिबल लीगल राइट भी आ जाती है एडॉप्टेड चिल्ड्रन पे। तो ये भी एक कानूनी रूप से आप देख सकते हैं, ये जटिलता भी देखने को मिलती है। तो मेजर्स कौन से कदम उठाने चाहिए, कौन से स्टेप्स नीडेड है वो है, सबसे पहले फॉस्टर केयर का सबसे आपका जो जटिल सिस्टम है इसको फ्लेक्सिबल बनाना ज़रूरी है, और आपके जो शेल्टर होम्स हैं उनकी स्थिति को भी सुधारना आवश्यक है। उसके अलावा यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी सिस्टम है फॉर चिल्ड्रन थ्रू रेगुलर फॉलोअप्स, तो अगर कोई फॉस्टर केयर में कोई बच्चे को अडॉप्ट भी करता है तो यहाँ पर आप जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसे और अच्छा बना सकते हैं, रेगुलर फॉलोअप्स ले सकते हैं, और बच्चे की वेलबींग के लिए क्या सही है उसका आप कंटिन्यूसली असेसमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा शेल्टर होम्स में सरकार व्यय तो कर ही रही है, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाएं, एडॉप्शंस को थोड़ा और इजी बनाएं, तो यहाँ पर सरकार और जो अथॉरिटी है रेगुलर विजिट कर सकती है, और कोई फाइनेंशियल अगर दिक्कत देखने को मिलती है एडॉप्टेड फैमिली को तो वहाँ पे फाइनेंशियल एड सरकार दे सकती है। इंस्टेड ऑफ शेल्टर होम में देने की बजाय यहाँ पे अगर आप फैमिलीज़ को दो तो ये अपने आप में बहुत अच्छा होगा, ऐसा सुझाव दिया गया है। उसके अलावा ये भी सिचुएशन बताई गई है कि जैसे जो इकोनॉमिकल वीकर फैमिलीज़ हैं यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये दिस बताया गया है कि दिस विल अवॉइड अ सिचुएशन वेयर इकोनॉमिकली वीकर फैमिली दैट कैन इंश्योर ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इन अ सिमिलर एनवायरनमेंट कैन फोस्टर अ चाइल्ड एंड लीव लेसर ऑर्फन चिल्ड्रन। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये बताई गई है कि शेल्टर होम में आपके पास में फैमिली नहीं रहती है, उस तरीके से अपब्रिंगिंग नहीं हो पाती। इंस्टेड ऑफ अगर आप किसी फोस्टर केयर में किसी फैमिली को आप वो बच्चा अडॉप्ट करने दे और वहाँ पे सरकार ये कंटिन्यूसली फॉलोअप करते हुए अथॉरिटी फॉलोअप करके देखे कि इनको कोई फाइनेंशियल दिक्कत तो नहीं है, तो अगर वहाँ फाइनेंशियल दिक्कत अगर हो और सरकार असिस्टेंस दे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा शेल्टर होम में भेजने के बजाय, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत अच्छा वातावरण और एनवायरनमेंट एक बच्चे को मिलेगा, और वो जो ऑर्फन चिल्ड्रन का एक अनाथ बच्चे जो है इनकी संख्या भी हमारे देश में कम होंगी, जो कि हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए भी बहुत अच्छा कदम हो सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पास में ज़रूरत है कि जो फोस्टर पॉलिसी है उसे और अच्छा बनाने की और स्ट्रॉन्गर बनाने की आवश्यकता है। तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा ये समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही साथ अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कीजिए, आपका जो भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर मेंशन कीजिए। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।